हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई भी अपने अपने हिसाब से कर ही रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। आज तो थ्योरी ब्रशअप है, कल हम इसका प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, कल इस पर सवाल भी करेंगे। पढ़ें इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि है ना, मैं आप लोगों के सारे कन्वर्जेशंस वगैरह देखता रहता हूँ टेलीग्राम वगैरह पे, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मुझे बीच बीच में कुछ कुछ तो बोलना ही चाहिए। जैसे ना हम सभी लोग जो होते हैं ना, मोस्टली लोग जो होते हैं वो इंसान के किसी न किसी गुण को काफ़ी ऐसे अडोर करते हैं, फैसिनेट करते हैं, है ना कि यार कोई इंसान कितना स्मार्ट है, कितना शार्प है, कितना तेज़ दिमाग है, उसकी एनालिटिकल स्किल्स कितनी अच्छी है, उसका आईक्यू कितना अच्छा है। ये सारे गुण जो मैंने अभी बोले वो सारे के सारे गुण ऐसे हैं जिसको देखकर हम सभी कभी न कभी काफ़ी फैसिनेट होते हैं और लोगों को काफ़ी एक तरीके से एडमायर भी करते हैं। बट आई थिंक है ना, एक ऐसा गुण है जो मेरे ख्याल से बहुत ही मतलब एक तरह से अंडररेटेड है, एंड दैट इज बीइंग कंसिस्टेंट। कई लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं। वो बहुत ज़्यादा है ना, इन बातों से उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें उस हिसाब से रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। दे नो इट वेरी वेल कि बीइंग कंसिस्टेंस पेज अल्टीमेटली। तो वो लगातार लगे रहते हैं, और फाइनली मैंने इस बात को नोटिस किया है कि ऐसे लोग जो लगातार लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहते हैं, लगातार लंबे समय तक जो भी उन्होंने टारगेट डिसाइड कर रखा है उस टारगेट के लिए लगातार वर्क करते रहते हैं। भले ही उसमें ऑब्वियस बात है कोई ऊंच नीच आए, कुछ रुकावटें आए, लेकिन वो अपनी स्पीड से लगातार चलते जाते हैं। वो लोग अल्टीमेटली अपने उस डिजायर्ड जगह पर पहुंच जाते हैं। भले ही बाकी लोगों के मुकाबले लेट पहुंचे, मगर वहां पर पहुंच जाते हैं। ये मैंने भी है ना, मतलब ऐसा मान के चल सकते हो कि मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है। मैंने इस बात को बहुत ही कई अलग अलग लोगों में भी ऑब्जर्व किया है, मैं खुद में भी ऑब्जर्व किया इस बात को कि बीइंग कंसिस्टेंस पेस, है ना। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, कंसिस्टेंट लगातार एफर्ट्स मारते रहते हो, तो उस केस में अल्टीमेटली आपको वो चीज़ मिल ही जाएगी जो आपको चाहिए। भले ही हो सकता है कि एट द स्टार्टिंग यू वरंट दैट स्मार्ट, है ना। हो सकता है कि शुरुआत में तुम्हारा आईक्यू, एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल्स उस लेवल की ना हो जिस लेवल की किसी भी टारगेट तक पहुंचने के लिए चाहिए होती थी। बट अगर कोई इंसान कंसिस्टेंट है और लगातार कंसिस्टेंटली अगर एफर्ट्स मारे जा रहा है, तो अल्टीमेटली फाइनली वो वहां पहुंच जाएगा, ये तय है। सो अगर मुझे चूज किया जाए कि है ना, मतलब मुझे कहा जाए कि आप चूज करो कि बीइंग इंटेलिजेंट और बीइंग कंसिस्टेंट, आई विल ऑलवेज चूज बीइंग कंसिस्टेंट। तो अगर मैं तुम्हें कभी ऐसे, तुम मुझे कभी ऐसे कहो कि सर आशीर्वाद दो, तो मैं ये आशीर्वाद नहीं दूंगा कि है ना तुम इंटेलिजेंट हो। मैं ये आशीर्वाद दूंगा कि तुम खुश रहो और तुम लाइफ में कंसिस्टेंटली एफर्ट करो। क्योंकि जो इंसान कंसिस्टेंटली एफर्ट करेगा ना, ही नोज इट वेरी वेल, है ना, उसे अंदर अंदर पता है कि हाँ भाई, मुझे मेरे एफर्ट्स का कभी ना कभी कोई ना कोई फ़ायदा मिल जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है ना, है ना। आपको ऐसा लग रहा हो कि सर गलत आशीर्वाद दे रहे हैं, बट आई नो बेटर देन यू, ठीक है। मैंने ज़्यादा सिचुएशंस देखी हैं, ज़्यादा लोग देखे हैं, तुमसे बड़ा हूँ, मुझे पता है कि बीइंग कंसिस्टेंट पेस। तो कंसिस्टेंट रहें, लगातार एफर्ट मारें, छोड़े नहीं, छोड़े नहीं, है ना, छोड़े नहीं, लगातार लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, लगे लगातार अगर लगे रहोगे तो फाइनली जो अल्टीमेट गोल है वो आपको मिल जाएगा। दैट अल्टीमेट गोल कैन बी एनीथिंग, है ना। ऐसा मैं सिर्फ और सिर्फ जेई तो एक बहुत छोटा सा गोल है, मैं तो लंबी पारी की बात कर रहा हूँ। जो भी आपको लाइफ में चाहिए वो मिल जाएगा, अगर हम लगातार कंसिस्टेंटली अगर एक ही डायरेक्शन के अंदर लगातार एफर्ट्स मारते जाएंगे तो। ठीक है, चलिए, ये तो आज का ज्ञान था, आगे चलते हैं। बेटा, जैसे मैंने कहा कि चैप्टर इज कैपेसिटेंस। सबसे पहले कैपेसिटेंस को डिफाइन कर लेते हैं। किसी भी मेटल और कंडक्टर के पास चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को मेजर करने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। इट इज कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता है उसको बड़ा हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। हो सकता है कि एक कंडक्टर जो है वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाता हो सकता है कि दूसरा चार्ज जो है वो कम चार्ज स्टोर कर पाता हो। तो जो चार्ज ज़्यादा स्टोर कर पाएगा उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा, जो कम चार्ज स्टोर कर पाएगा उसका कैपेसिटेंस कम। ये जो कैपेसिटेंस है, ये इन जनरल ऐसा मान के चल सकते हो कि ये डिपेंड करती है आपका जो कंडक्टर है उसकी शेप, साइज
ज्योमेट्री और मीडियम। रफली आप ऐसा कह सकते हो कि ये वो फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटेंस को एक तरीके से डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। मान लीजिए बेटा कि आपके पास ये कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसके आस पड़ोस में और कोई चार्ज नहीं है, ये सिर्फ इकलौता ही एक कंडक्टर है। जो भी आपने चार्ज दिया बेटा वो सिर्फ इसकी सरफेस पर फैल गया। मान लीजिए कि इसके पास चार्ज है Q और ये सारा का सारा चार्ज इस तरीके से सरफेस पर फैल गया। ठीक, चार्ज होने के कारण इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल भी होगा, चार्ज होने के कारण कोई ना कोई ऑफ कोर्स पोटेंशियल भी होगा। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर और मेटल इज सिंपली डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। इसका कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करेंगे कि कितना चार्ज है इसके पास पर यूनिट पोटेंशियल, दिस इज नोन एज योर कैपेसिटेंस। सिंपल, जैसे मान लो कि कोई कंडक्टर है, इसके पास 10 माइक्रोकूलम चार्ज है और 10 माइक्रोकूलम चार्ज जब था तब इसका पोटेंशियल लेट से बेटा 2 वोल्ट है। तो कोई अगर मुझसे पूछे कि सर इसका कैपेसिटेंस कितना होगा तो मैं बोल दूंगा कि दैट इज Q/V। चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, चार्ज है बेटा 2 वोल्ट, तो मेरे पास आ जाएगा 5 माइक्रो कुलाम्ब पर वोल्ट। कुलाम्ब पर वोल्ट को हम बेटा फेरेड भी कह सकते हैं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 माइक्रो फेरेड। ऐसे हम बड़े आराम से कैपेसिटेंस डिफाइन कर सकते हैं। ये कैसे हुआ? ठीक, इस तरह से हम बड़े आराम से कैपेसिटेंस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आसान सा काम था। ठीक है, कोई से बहुत हाई फाई काम नहीं बेटा, दैट इज Q/V। कितना चार्ज है डिवाइड बाय इसका पोटेंशियल कितना है, इससे हम इसका कैपेसिटेंस डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इसकी यूनिट जो होगी बेटा वो फेरेड होगी। माइक्रो फेरेड मतलब 10⁻⁻⁶ फेरेड। अगर आप इसके डायमेंशन निकालना चाहो बेटा निकाल सकते हो। जैसे चार्ज के डायमेंशन तो याद ही रहती है IT। ठीक है, पोटेंशियल की डायमेंशन कई बच्चों को याद नहीं होती, तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो नीचे तो आ जाएगा वर्क डन की डायमेंशन mL/T-2, ऊपर आ जाएगा चार्ज, तो चार्ज बेटा आपके पास आ जाएगा IT। तो मेरे पास कुल मिलाकर डायमेंशन आ जाएगा m-1 L⁻⁻², T⁻⁴ I⁻²। ये डायमेंशन मुझे याद नहीं रहती बेटा, मैं पहले बोल दूं इस बात को कि मुझे कोई डायमेंशन डायमेंशन याद नहीं रहती है, मैं तो ऐसे ही फॉर्मूलों से निकाल लेता हूँ। ये मान के चलें कि आपके पेपर के अंदर कोई ना कोई डायमेंशन का सवाल होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि ना बैठ के सारे डायमेंशन याद करने लग गए, सारे फॉर्मूले याद ही रहते हैं, किसी न किसी फॉर्मूले से डायमेंशन आपकी निकल ही जाएगी। एक नेक्स्ट मैं ये नहीं कह रहा कैपेसिटेंस की डेफिनेशन आएगी, मैं कह रहा हूँ कि कोई ना कोई सवाल डायमेंशन पे आएगा ही आएगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि ना आप कितने फॉर्मूले याद रख पाते हो। ठीक है बेटा, और कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है बता चुका है यार, शेप, साइज, ज्योमेट्री, मीडियम, इन सब पे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। जैसे मान लो कि आपके पास लेट से कोई ना कोई कंडक्टर है ऐसे, जिसके पास चार्ज Q है। ठीक है, ऐसे सरफेस पर पड़ा चार्ज और इसका पोटेंशियल V है। नाउ जिस भी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज होता है उसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो होती है। तो इस कंडक्टर के पास भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसकी वैल्यू होगी बेटा 12 CV²। C हो गया इसका कैपेसिटेंस, V हो गया ऑफ कोर्स इसका पोटेंशियल। बेटा C तो ठीक है, मैं V को अगर चाहूं तो Q/C भी लिख सकता हूं ना। तो मेरे पास एक फॉर्मूला और आ जाएगा Q²/2C। हालांकि मैं एक फॉर्मूला और लिख सकता हूं, हाफ C × 1V जो है वो हो जाएगा Q, 1V फिर भी बच जाएगा। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई सा एक फॉर्मूला याद रख लो। अगर ये वाला भी अगर याद रहता है तो बाकी सारे तो मतलब खुद भी सोच सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, बट फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, मैं हर बार हर फॉर्मूला के साथ रिमेंबर नहीं लिख रहा, क्योंकि बड़ा ऑब्वियस बात है, हाई बड़ा थ्योरी ब्रशअप, तो जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, ऐसे कोई रैंडमली तो कुछ लिख नहीं रहा मैं। मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज क्या बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ ए मेटेलिक स्फीयर। बेटा मेरे पास ये एक मेटेलिक स्फीयर है जिसके पास जिसका रेडियस जो है बेटा वो R है। आस पड़ोस में मैं एयर मान रहा हूँ, और कोई मुझसे पूछ रहा है कि इस मेटेलिक स्फीयर का
कैपेसिटेंस बताओ, बता देंगे। मान लो कि मैंने इसको क्यू चार्ज दिया, कैपेसिटेंस इज सिंपली कितना चार्ज डिवाइड बाय कितना पोटेंशियल। चार्ज दिया है क्यू, स्फीयर का पोटेंशियल, बड़ा अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद होना चाहिए, है ना। स्फीयर का जो पोटेंशियल होता है बड़ा, दैट इज ऑफ कोर्स के क्यू अपॉन आर। क्यू से क्यू बड़ा कैंसिल, के को मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मेरे पास आंसर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर। ये बड़ा आ गया कैपेसिटेंस। स्फीयर का कोई कैपेसिटेंस पूछे तो आप सीधे बोल सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर इसी कैपेसिटेंस को मैंने किसी मीडियम में अगर रख दिया, बड़ा मान लो कि बाहर मैंने हर जगह वाटर रख दिया, तो कैपेसिटेंस ये नहीं रहेगा। कैपेसिटेंस आपके पास जाएगा 4 पाई उस मीडियम का एप्सिलॉन इंटू आर। वैसे मीडियम के एप्सिलॉन को आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट इंटू मीडियम का एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर एज यू नो इट वेरी वेल, इट इज रिलेटिव परमिटिविटी इंटू आर, दैट इज ऑफ कोर्स एप्सिलॉन आर टाइम्स आपका पुराना वाला जो सी था वो। ठीक, तो कैपेसिटेंस जो है वो मीडियम पर भी डिपेंड करती है, बट आपने देख ही लिया, मीडियम चेंज तो कैपेसिटेंस चेंज। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स। बड़ा अच्छा पॉइंट है, सुनिएगा आराम से, इत्मीनान से। मेरे पास ये एक कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस है C1 और इसको मैंने V1 पोटेंशियल तक चार्ज कर रखा है। ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस है C2 और मैंने इसको V2 पोटेंशियल तक चार्ज कर रखा है। मान लो कि V1 जो है वो V2 से बड़ा है और इन दोनों कंडक्टर्स को मैंने एक कंडक्टिंग तार से जोड़ दिया। जैसे ही कंडक्टिंग तार से मैंने जोड़ दिया वैसे ही ऑफ कोर्स चार्ज भागेगा। शुरुआत में इसके पास चार्ज था ऑफ कोर्स C1 V1, उसके पास बड़ा शुरुआत के अंदर चार्ज था C2 V2, लेकिन जैसे ही ये वाला हायर पोटेंशियल ये वाला लोअर पोटेंशियल और मैंने किसी तार से अगर जोड़ा तो करंट भागेगा बड़ा कहां से कहां तक, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। उसका चार्ज लगातार बढ़ेगा, इसका चार्ज लगातार घटेगा, तो उसका पोटेंशियल लगातार बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल लगातार घटेगा, कभी न कभी दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा बराबर। जैसे दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा फिर चार्ज भागना हो जाएगा बंद। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि दोनों के पास आखिर में कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। फाइनली दोनों के पास कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसके पास चार्ज घटकर स्मॉल q1 हो गया है, तो दैट ऐसे लिख सकता हूं, दैट कॉमन पोटेंशियल विल बी q1 अपॉन C1। वही पोटेंशियल उसका हो जाएगा, दैट इज q2 अपॉन C2। तो पहली इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई कि q1 अपॉन q2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। जो चार्ज बटेगा ना वो बेटा ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। दूसरी इक्वेशन बेटा चार्ज कंजर्वेशन की, कि फाइनल चार्ज जो है वो q1 प्लस q2 है, इट शुड बी इक्वल टू इनिशियल चार्ज। इनिशियल चार्ज इसके पास है कैपिटल Q1, उसके पास है कैपिटल Q2, मतलब इसके पास है C1 V1, इसके पास है C2 V2। दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हम बड़े आराम से हर वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे स्मॉल q1 की वैल्यू आ जाएगी C1 अपॉन C1 प्लस C2 टाइम्स C1 V1 प्लस C2 V2। उसके पास चार्ज आ जाएगा बड़ा कितना, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2। ये फाइनल चार्ज आ गया। लेकिन जब तक इस तार में से करंट बहेगा बेटा कुछ ना कुछ हीट भी जाएगी। सर क्या मैं वो हीट निकाल सकता हूं क्या? बेटा बिल्कुल निकाल सकते हो। मैं तो कहता हूं कि तुम हीट है ना ऐसे ही है ना सीधे लिख सकते हो कि भाई देखो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में सिस्टम के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रही होगी, बाद में कम रही होगी। तो इनिशियल सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से फाइनल सिस्टम की पोटेंशियल जो माइनस कर दो। इनिशियली उसके पास एनर्जी है हाफ C1 V1 का स्क्वायर, इसके पास इनिशियल एनर्जी है हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस उसके पास फाइनली है हाफ C1 V स्क्वायर, V मतलब बेटा नया वाला पोटेंशियल, इसके पास है हाफ C2 V स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख दो हाफ C1 प्लस C2 तो बड़ा ठीक है इंटू V स्क्वायर। V बेटा में पहले से पता ही है, Q1 पता है, C1 पता है, तो बड़ा कॉमन पोटेंशियल तो पता ही। जैसे ये सारी वैल्यूज रखूंगा बेटा मेरे पास ये आ जाएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो घटी है वो है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी घटी है बड़ा वही तो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हुई है। ठीक है, तो ऐसे हम बड़े आराम से हीट निकाल सकते हैं। हालांकि मैंने ना थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया है, बट आप सिर्फ अगर फॉर्मूला भी याद रख लोगे तब भी काम चल जाएगा। मैंने थोड़ा वैसे थ्योरी टाइप बता दी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज कैपेसिटर किसे बोलोगे। देखो यार, ध्यान रखना इस बात को, दो मेटल ले लो, ये एक मेटल, ये दूसरा मेटल, लेट्स से ये मेटल ए, ये मेटल बी। दो ऐसे मेटल आस पड़ोस में रख दो, दो ऐसे मेटल अगर मैं आस पड़ोस में रख दूंगा तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज कैपेसिटर। बस मान लो कि इसमें से क्यू चार्ज निकालकर हमने इसमें डाल दिया, तो इसके पास तो चार्ज आ गया प्लस क्यू, इसके पास चार्ज आ गया माइनस क्यू। इसका पोटेंशियल आ गया लेट से बड़ा वी ए, इसका पोटेंशियल बड़ा लेट से मेरे पास आ गया वी बी। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज डिफाइंड एज पॉजिटिव वाला तो चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज बड़ा जीरो, नेट नहीं लिखना, पॉजिटिव वाला तो चार्ज, और दोनों इन कंडक्टर्स के बीच में, दोनों इन मेटल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हल्की सी थोड़ी सी चेंज हो गई है। ठीक है, एक के पास चार्ज प्लस क्यू, एक के पास चार्ज माइनस क्यू, तो प्लस क्यू वाला चार्ज डिवाइड बाय दोनों के बीच का बड़ा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज डिफाइंड एज कैपेसिटेंस। ठीक है ना। नेक्स्ट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो ना, ये हमारे लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपके पास बेटा ये एक प्लेट मेटल की, ठीक है, इसके सामने बड़ा मेटल की मेरे पास दूसरी प्लेट, ठीक है, ये मेरे पास एक मेटल की प्लेट, ये मेरे पास मेटल की दूसरी प्लेट, आपस में दोनों पैरेलली पड़ी है। दोनों प्लेट्स के बीच लेट से सेपरेशन आपके पास डी है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। इसको तुम चार्ज दे दो बड़ा क्यू, इसको चार्ज दे दो माइनस क्यू, तो इस पूरे की पूरे रीजन के अंदर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। यू मैं चाहूं तो बेटा ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। इस माइनस क्यू चार्ज के कारण भी इधर की तरफ आएगी Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो कुल मिलाकर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो इस A और B, ये जो दोनों प्लेट्स हैं, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बड़े आराम से लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय यहां से तक की डिस्टेंस, तो मेरे पास आगे दैट इज इक्वल्स टू QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे अरेंजमेंट का अपन ने कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन किया था। आप बोलोगे सर कैपेसिटेंस तो आपने सिंपली ऐसे डिफाइन कर रखा है कि पॉजिटिव वाली प्लेट पर कितना चार्ज है डिवाइड बाय यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस। बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास आ गया है QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और मेरे पास आंसर आ गया है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, प्लीज 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 इसको याद ही रखें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ए का अर्थ पता है, एप्सिलॉन का अर्थ पता है, डी का अर्थ पता है। डी दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, ए बड़ा प्लेट्स का एरिया, एप्सिलॉन नॉट ऑफ कोर्स बड़ा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सर बीच में कोई और मीडियम हुआ तो उस मीडियम का एप्सिलॉन यूज कर लेंगे, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इज योर रिलेटिव परमिटिविटी, जो आपको अक्सर सवाल के अंदर दे रखी होगी, आपको चिंता विंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई रियली होप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सर्किट सॉल्यूशंस। बेटा सर्किट सॉल्यूशन में मैं दो बारी में बातें बता रहा हूं। अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया कि ये जो कैपेसिटर्स है ना, इनको दिखाने का तरीका ये होता है, सर्किट में अगर कैपेसिटर दिखाना हो तो ऐसे दिखा दिया करो। कुछ बुक्स के अंदर ऐसे भी दिखा रखा होता है, कुछ बुक्स में ऐसे भी दिखा रखा है। ये साइन ऑफ कैपेसिटर है, जैसे रेजिस्टेंस का साइन ये होता है, बैटरी का साइन ये होता है, वैसे बेटा कैपेसिटर का साइन या तो ये या ये। दिस इज मोर यूज्ड वन, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्किट सॉल्यूशन, T इज इक्वल्स टू 0 और T टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। सुनना बेटा, बहुत ही आसान सी बात है। ये मान लीजिए आपके पास कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आपके पास C है, ये आपके पास रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आपके पास R है,
और हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया है, लेट से बेटा जिस बैटरी का वोल्टेज V है। तो जैसे ही हमने इस सर्किट को ऑन किया t इज इक्वल्स टू 0 पर, ऐसे मैं याद करा रहा हूं बेटा, बाकी तो लॉजिक्स तो अपन एक्चुअल क्लास में पढ़ रखे हैं। जैसे t इज इक्वल्स टू 0 पर मैंने इस सर्किट को ऑन किया, वैसे ही कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है, तो यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब कैपेसिटर एक तरीके से शॉर्ट वायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो शॉर्ट वायर की तरह बिहेव कर रहा है तो सारा का सारा सर्किट आपको ऐसा नजर आएगा। और अगर सारा का सारा सर्किट अगर ऐसा नजर आएगा तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि t इज इक्वल्स टू 0 पर आपकी जो करंट की वैल्यू होगी वो V/R होगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगातार बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस उसके लगातार बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा कि जब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, अब वो चार्ज को, करंट को जाने नहीं देगा। जिस सर्किट में कैपेसिटर होगा ना उसमें करंट जाने नहीं देगा और वो एक ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा। जैसे उसमें से करंट नहीं जाएगा क्योंकि वो जितना चार्ज होना था उतना चार्ज हो चुका है। ये कब होगा? बहुत टाइम बाद, काफी टाइम बाद। उस टाइम बड़ा आपका जो करंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। लेकिन सर इस कैपेसिटर पर इस टाइम पर चार्ज कितना होगा? वेरी सिंपल, लेट्स से यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल बड़ा ऑफ कोर्स V हो गया। करंट तो है नहीं तो यहां का पोटेंशियल भी V, यहां का पोटेंशियल भी V, यहां का पोटेंशियल भी V। यहां का पोटेंशियल 0 है और यहां का पोटेंशियल V है, तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया। तो चार्ज आ जाएगा ऑफ कोर्स कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और ये लोअर पोटेंशियल है इसलिए यहां पर -CV, ये हायर पोटेंशियल है इसलिए यहां पर +CV। आई होप इस बात को समझ गए होंगे। तो हमने यहाँ पर 3 बातें सीखी। t इज इक्वल्स टू 0 पर हमारा कैपेसिटर एक तरीके से शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा, पहली बात। टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा उस टाइम पर कैपेसिटर ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा और जिस तार में आपका कैपेसिटर लगा होगा उस तार में कोई करंट नहीं जाएगा। और तीसरी बात, कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा दैट विल बी C मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो। ठीक है, आई रियली होप बेटा ये वाली बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, जैसे मैं एक छोटे से सवाल के थ्रू ये वाली बात वापस से आपको बताता हूं। बेटा एक कैपेसिटर है इनिशियली अनचार्ज्ड, ठीक है, बैटरी का EMF E है, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3, ये कैपेसिटर है बेटा कैपेसिटेंस C। मैंने बेटा t इक्वल टू 0 पर स्विच को ऑन किया तो t इज इक्वल टू 0 पर सर्किट कैसा दिखेगा? इसके लिए आप ऐसा कह सकते हो कि t इज इक्वल टू 0 पर तो हमारा जो कैपेसिटर है वो एक तरीके से शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा। आपका सर्किट ऐसा नजर आएगा। बैटरी का EMF है E, ये है R1, ये है R2, ये है R3। कर लोगे सॉल्व? ये दोनों आपस में पैरेलल, ये इसके साथ सीरीज। सर्किट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर लो। हम हर तार में करंट बता सकते हैं। और टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे क्या होगा? टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर करंट 0 हो जाएगा। किसमें से? बैटरी में से नहीं, बैटरी में से नहीं, जिस तार में कैपेसिटर है उसमें करंट 0 हो जाएगा। तो टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर सर्किट आपका ऐसा नजर आएगा कि कैपेसिटर एक तरीके से ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा। टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर कहानी ऐसे होगी, ये EMF, ये R1, ये R2, यहां से करंट आएगा, करंट आएगा, करंट आएगा, ऊपर से नहीं जाएगा, सीधा करंट यहीं से निकल जाएगा, सीधा करंट यहीं से निकल जाएगा। जिस तार में कैपेसिटर उसमें करंट नहीं जाएगा। मैं एक करंट ही बता सकता हूं कितना आएगा। ये करंट होगा EMF डिवाइड बाई ये R1 और R2 दोनों सीरीज में। क्या सर मैं कैपेसिटर पर चार्ज बता सकता हूं? बेटा बिल्कुल बता सकते हो। ये आपका कैपेसिटर, लेट से बेटा यहां का पोटेंशियल 0 तो यहां का पोटेंशियल 0 तो यहां का पोटेंशियल 0। रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाते हो तो पोटेंशियल बढ़ता है, तो यहां का पोटेंशियल आ जाएगा V, यहां का पोटेंशियल भी V, यहां से तक करंट तो है नहीं तो यहां का पोटेंशियल भी V। सर ये V कितना होगा? बेटा यहां का पोटेंशियल 0 है, रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा I इंटू R2। I कितना बेटा? E अपॉन R1 प्लस R2।
लो बेटा, जो पोटेंशियल यहाँ का वही यहाँ का वही यहाँ का, करंट तो है नहीं, इसलिए बेटा यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम। हमने बातों ही बातों में कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया है। अब इस वाली प्लेट पर बेटा चार्ज आएगा प्लस, इस वाली प्लेट पर चार्ज आएगा माइनस, और उस चार्ज की बेटा वैल्यू होगी सी इंटू वी। सी मतलब कैपेसिटेंस और वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस हमने बड़ी मेहनत से निकाल लिया है, ठीक है। आई रियली होप बेटा सारी कहानी आपको समझ में आ गई। बढ़िया सवाल था, ठीक, समझ गया। सवाल इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं थोड़ा ऐसे समझा रहा था कि यार t इक्वल टू 0 पर और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर सर्किट कैसा होता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कनेक्टिंग कैपेसिटर। ऐसे बेटा छोटा सा ही पॉइंट है, सुनिएगा। मान लीजिए बेटा आपके पास ये कोई कैपेसिटर है, ये बेटा मेरे पास एक दूसरा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2। इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल, बेटा मान लो मैंने V1 पोटेंशियल से इसको चार्ज कर रखा है। इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल, मैंने बेटा मान लीजिए कि इसको V2 पोटेंशियल से चार्ज कर रखा है, और t इज इक्वल्स टू 0 पर मैंने सर्किट को ऐसे ऑन कर दिया। तो बेटा ये दोनों कैपेसिटर आपस में चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और थोड़ी देर बाद कैपेसिटर्स पर कुछ ना कुछ फाइनल चार्ज आ जाएगा। वो फाइनल चार्ज कितना आएगा वो सोचते हैं। अगर यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल बेटा मैं एक बार के लिए v लिख देता हूँ, तो यहाँ पर चार्ज आएगा C1v, बेटा यहाँ पर चार्ज आएगा C2v। चार्ज बेटा कंजर्व्ड है, यहाँ पर पहले आपके पास चार्ज था C1v1, यहाँ पर आपके पास चार्ज था C2v2। इन दोनों प्लेट्स पर जितना चार्ज शुरुआत में था उतना ही चार्ज बेटा दोनों प्लेट पर बाद में होना चाहिए। इट शुड बी इक्वल टू C1v प्लस C2v। कुल मिलाकर बेटा बाद में दोनों प्लेट्स के दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो कॉमन पोटेंशियल आएगा दैट विल बी C1v1 प्लस C2v2 अपॉन C1 प्लस C2। इस पर चार्ज कितना होगा C1v, बेटा v तो पता ही है। इस पर फाइनल चार्ज कितना होगा C2v, v तो बेटा पता ही है। इवन थोड़ा बड़ा हीट भी जाएगा क्योंकि तारों में रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। और अगर कोई मुझसे हीट निकालने के लिए कहेगा, मैं बड़ा ऑफिस से भी कहूँगा अगर हीट निकालनी है तो पहले इनिशियल निकाल लो एनर्जी, बाद में फाइनल निकाल लो, और इनिशियल निकाल ली फाइनल निकाल ली, और फिर इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दो। हीट की वैल्यू बेटा मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आएगी आपके पास हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये बेटा हमारा आंसर आएगा, ठीक है। यही आंसर बेटा आपके पास पहले भी आया था, याद करो जब अपने दो कैपेसिटर्स को दो मेटल को जोड़ा था तब भी ये आंसर आया था। दो कैपेसिटर्स को अगर जोड़ोगे तब भी बेटा आपका आंसर वही आया है। मैं एक बात और बोल दूं बेटा, अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि प्लस वाले को माइनस वाले से जोड़ दिया, और मतलब ये पोलरिटी उल्टी होती, मान लो इधर माइनस होता और इधर प्लस होता, इसके प्लस वाले को माइनस से जोड़ दिया और इसको प्लस वाले को माइनस से जोड़ दिया। अगर मैंने अपोजिट पोलरिटीज अगर जोड़ दी होती तो अगेन बेसिक से तो सवाल कर ही सकते हो, लेकिन अगर आपका करने का मन ना होना तो आप तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करना कि जहां जहां V2 लिखा हुआ ना वहां वहां माइनस V2 लिख देना। तो माइनस V2 लिखते हैं, यहां पर माइनस आ गया, माइनस V2 लिखते बेटा यहां पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो सारे फॉर्मूले बेटा वही रहेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ V2 की जगह माइनस V2 लगा देना अगर अपोजिट पोलरिटीज को मैंने कनेक्ट कर दिया है तो, ठीक है। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे काम चल जाएगा। नेक्स्ट इज बेटा कैसे KVL लगाते हैं यहां पर वो देखते हैं। पहले एक छोटी सी बात सीखना और फिर KVL लगाना। जैसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि मान लीजिए बेटा ये आपके पास कोई कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है, यहां पर चार्ज बेटा प्लस Q है, यहां पर चार्ज माइनस Q, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा Q/C, तो मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। और अगर ये बड़ा प्लस Q, ये आपका माइनस Q, ये कैपेसिटेंस, अगर आप इधर से इधर जाओगे नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो बड़ा लिख दूंगा प्लस Q/C। सिंपल सिंपल, ऐसे लिख दिया करो, काम बन जाएगा हमेशा। चलिए केवल काम कहाँ आएगा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे बड़ा एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं कि मान लीजिए बड़ा आपके पास कोई कैपेसिटर है जिसके पास चार्ज है Q1, कैपेसिटेंस है C1। ये एक दूसरा कैपेसिटर है जो पहले से बड़ा, जिसकी इस प्लेट पर चार्ज है Q2, कैपेसिटेंस है बड़ा C2, बड़ा यहाँ पर माइनस Q1 आ जाएगा अपने आप, यहाँ पर माइनस Q2 आ गया।
इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को मैंने ऐसे किसी बैटरी के साथ लगा दिया, ऐसी बैटरी जिसका ईएमएफ लेट से ई है, और मैंने t इज इक्वल्स टू 0 पर स्विच को ऑन कर दिया, तो बैटरी थोड़ी देर चार्ज देगी, फिर सारे के सारे कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएंगे, फिर चार्ज जाना बंद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ऐसा होगा, सुनना बेटा, अल्टीमेटली ऐसा होगा कि ये रही आपकी बैटरी जिसका ईएमएफ है ई। मान लीजिए कि इसने कुल मिलाकर स्मॉल क्यू चार्ज दिया, तो इस वाली प्लेट पर चार्ज आपके पास आ जाएगा Q1 प्लस स्मॉल क्यू, यहां पर आ जाएगा माइनस Q1 माइनस स्मॉल क्यू, यहां से बड़ा Q भागा भागा यहां पहुंचा, तो यहां पर आ जाएगा Q2 प्लस Q, यहां पर आ जाएगा माइनस Q2 माइनस Q, यहां वाला Q भागा भागा यहां पहुंच गया। कोई मुझसे पूछ ले कि बैटरी ने कितना चार्ज दिया, बैटरी ने कितना चार्ज दिया ये पता करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ केवीएल लगाने की जरूरत है। चलो यहां से चलते 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 ई बढ़ा, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, कितना, चार्ज अपॉन C1, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बेटा मैं पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा हूं। चलते जाओ चलते जाओ, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो माइनस ऑफ Q2 प्लस Q अपॉन C2 दैट इज इक्वल्स टू 0। जहां से चल रहा वहीं पहुंच गए। स्मॉल क्यू आते ही पता लग गया कि बैटरी ने कितना चार्ज दिया। हर कैपेसिटर के पास कितना चार्ज है वो भी पता ही है, इसके पास Q1 प्लस स्मॉल क्यू, इसके पास Q2 प्लस स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू पता है तो सारा सारा काम अपना बन गया। तो इस तरह से केवीएल हमारे काम आ सकता है यहां पर इस तरह के सवालों के अंदर। ठीक है प्यारे वाले बाल को, आगे चलो। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पहले बेटा एक बार अपन सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन आपको तो आइडिया है बेटा, कैपेसिटर्स जो है वो इस तरह से एंड टू एंड जुड़े होंगे, एक खत्म दूसरा शुरू, दूसरा खत्म तीसरा शुरू, ऐसे जुड़े होंगे। लेट्स से इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2 और इसका कैपेसिटेंस है C3, और सबको मैंने ऐसे किसी V वोल्ट की बैटरी से लगा रखा है। इन सारे के सारे कैपेसिटर्स को मैं एक इकलौते कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकता हूं जिसका कैपेसिटेंस आपके पास आएगा C इक्विवेलेंट। ये कैपेसिटर इस बैटरी से उतना ही चार्ज खींचेगा जितना तीनों मिलकर खींच रहे थे, और उसके पास उतनी एनर्जी स्टोर होगी जितना ये तीनों मिलकर स्टोर कर रहे थे। सबसे पहली बात बेटा, लेट्स से बैटरी ने Q चार्ज दिया, तो यहां पर प्लस Q, यहां पर माइनस Q, यहां पर बेटा प्लस Q, यहां पर माइनस Q, ये बेटा Q भागा भागा यहां गया, यहां प्लस Q, यहां माइनस Q, ये बेटा Q भागा भागा वापस आ गया। इसने भी इसको चार्ज बेटा कितना दिया Q, यहां पर चार्ज Q, यहां पर माइनस Q, ये Q भागा भागा वापस आ गया। सबसे पहले उस कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की अगर वैल्यू निकालनी हो तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस बेटा 1 अपॉन C3। ध्यान रखना बेटा इस बात का कि यहां पर जो फॉर्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो नहीं है बेटा जो रेजिस्टेंस में था, बल्कि रेजिस्टेंस में जो पैरेलल में फॉर्मूला था बेटा वो यहां पर सीरीज में फॉर्मूला है। प्रूव भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ऐसा काम ऐसा है नहीं। ठीक है, तो बेटा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यही नहीं, कोई अगर मुझसे पूछ ले कि इस पहले वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मैं बोल लूंगा Q अपॉन C1। इस दूसरे वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप बोल देना Q अपॉन C2। इस तीसरे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं लिख दूंगा Q अपॉन C3। यहां से बड़े आराम से कह सकता हूं कि तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंसेस है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंसेस है। तो यार ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रहे तो बड़ा ठीक है, सवाल जल्दी हो जाएगा, नहीं याद हो तो खुद सोच सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा, इस कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इसके पास एनर्जी है स्टोर्ड है Q स्क्वायर अपॉन 2C1। इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है बड़ा, दैट इज ऑफ कोर्स Q स्क्वायर अपॉन 2C2। चार्ज तो सेम ही है ना। इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है बड़ा, तीसरे कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर्ड है Q स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स C3। आप बेटा फिर से देख लिया होगा कि तीनों कैपेसिटर के पास जो एनर्जी स्टोर्ड है वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंसेस है। याद रहे बेटा, अच्छी बात है, ना याद रहे तो खुद सोच सकते हो, क्यों तो सेम ही है, तो बेटा ठीक है, बड़े आराम से काम बन गया। अच्छा सर, तीनों कैपेसिटर के पास मिलाकर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तीनों के पास मिलाकर एनर्जी स्टोर्ड है U1 प्लस U2 प्लस U3। तो Q स्क्वायर बाई 2 तो मैंने बाहर निकाल लिया,
और मेरे पास ब्रैकेट में आ गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बड़ा ही 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 मुझे याद आ रहा है, तो मुझे ऐसा मुझे भी याद आ रहा है, तो ये तो 1/C इक्विवेलेंट है। हाँ बेटा, तो ये इकलौता कैपेसिटर उतनी एनर्जी स्टोर करेगा जितना तीनों मिलके कर रहे थे, और यही तुम्हारी बेसिक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की डेफिनेशन थी। ठीक है, ये भी दिमाग में सेट रहना चाहिए, ये भी रहना चाहिए, और ऑफ कोर्स बेटा ये भी रहना चाहिए। इनके बाहर सवाल नहीं आएगा, मतलब जो मैंने बातें बोली ना, इसके बाहर सीरीज कॉम्बिनेशन में सवाल नहीं आएगा। किसी बच्चे के दिमाग में बातें सेट है तो वो सट आंसर टिक कर देगा, और अगर दिमाग में सेट नहीं है तो बेसिक से सोचेगा कि चार्ज सेम है, फिर वो सटासट सोच लेगा कि एनर्जी Q²/2C और पोटेंशियल डिफरेंस Q/C, दोनों के दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो ना याद हो तो ऐसे लोड मत लेना कि अरे सर ने याद कराया, हमने तो कर ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, सर भी तो सोचते हैं, तुम भी सोच लेना। याद रहेगा तो 10 सेकंड बच जाएंगे, नहीं याद रहेगा तो बड़ा 10-20 सेकंड ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा लगेंगे, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो दिमाग में ऐसे कचरा मत इकट्ठा करना है कि यार सर ने याद करने के लिए कहा था, हमें याद करना मस्ट है। हो जाए याद, अच्छी बात है, ना याद हो तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है, ऐसा नहीं कि सवाल बनेगा नहीं बन जाए। सवाल तो बेसिक से बनता है, बेसिक मैंने सर बता दिया है कि नहीं। बड़ा नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तब हम बोलेंगे वो सारे के सारे कैपेसिटर आपस में पैरेलल में है। देखते हैं बेटा, बनाए जैसे बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, ये उसका कैपेसिटेंस C3। इन तीनों के अक्रॉस बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम है। जैसे मान लो V वोल्टेज लगा दिया, तो इसके पास चार्ज आ जाएगा Q1, इसके पास चार्ज आएगा Q2 और इसके पास चार्ज आ जाएगा Q3। ठीक है, इन तीनों कैपेसिटर्स को मैं एक इकलौते कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकता हूं। जिस इकलौते कैपेसिटर से मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं उसके कैपेसिटेंस को मैंने C इक्विवेलेंट बोल दिया है। ये कैपेसिटर इस बैटरी से उतना ही चार्ज खाएगा जितना ये तीनों मिलकर खा रहे थे, और ये कैपेसिटर उतनी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करेगा जितना ये तीनों मिलकर कर रहे थे। जैसे इन तीनों ने मिलकर कितना चार्ज खाया है, पहले वाले ने चार्ज खाया है C1V, दूसरे वाले ने चार्ज खाया है C2V, तीसरे वाले ने चार्ज खाया है C3V। तो तीनों पर चार्ज बट गया है बेटा, कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। अच्छा, नेट कितना चार्ज खाया है? तो आप बोलोगे सर नेट चार्ज खाया है दैट इज C1V प्लस C2V प्लस C3V। ये जो C1 प्लस C2 प्लस C3 है ये हमारा हो जाएगा C इक्विवेलेंट। यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सीधा का सीधा एल्जेब्रिक सम है, तीनों कैपेसिटेंसेस को ऐसे ऐड कर दो, बहुत है। दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, कितनी कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर पहले वाले कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर्ड है हाफ C1V²। सर इस बार Q²/2C फॉर्मूला क्यों लगाया? लगा तो सकते थे लेकिन मैं जानबूझ के नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता है कि इस बार चार्ज सेम नहीं है, इस बार पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो मैंने कहा कि चलो हाफ CV² लगा देते हैं। दूसरे कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? हाफ C2V²। तीसरे कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? हाफ C3V²। ठीक है, आप कह सकते हो कि एनर्जी स्टोर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। वहां पर पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर बड़ा एनर्जी जितनी आई थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस आई थी, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस आई है। याद कर हो सके तो हो जाए बेटा, ठीक है, अदरवाइज लॉजिक तुम समझ गए। मैं आपसे पूछूं कि नेट कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो आप बोलो सर तीनों को जोड़ दूं। तीनों को जैसे जोड़ूंगा तो हाफ C1 प्लस C2 प्लस C3V²। C1 प्लस C2 प्लस C3 हमारा C इक्विवेलेंट है। तो आप कह सकते हो कि जितना ये अकेला एनर्जी स्टोर करेगा उतना ये तीनों मिलकर करेंगे और इसमें पास नेट एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, आगे चलो बच्चों, यहां पर भी व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है, लेकिन ये मान के चले कि आपके पास अगर कॉम्बिनेशन पे सवाल अगर जेई के अंदर आया तो या तो उसमें सीरीज होगा या पैरेलल हुआ। सवाल अगर हल्का सा टफ हुआ तो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा एंड दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो आप ऐसा कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज सेज दैट
बड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज सेज दैट कि आपके पास इस तरह से 4 कैपेसिटर तो यूं लगे होंगे। एक बड़ा यूं ब्रिज की फॉर्म में लगा होगा, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4 और बड़ा ये C5। हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड तब कहेंगे जब दिस इंटू दिस C1 इंटू C4 की जो वैल्यू है वो C2 इंटू C3 के बराबर हो जाएगी। और जैसे ही दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस हो जाएगा, वैसे ही यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जैसे यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, वैसे C5 पर कोई चार्ज ही नहीं होगा। तो आप ऐसे बोल देना कि चार्ज ऑन C5 जो है बड़ा दैट विल बिकम 0। जैसे C5 पर चार्ज नहीं होगा तो वो चाहे यहां पर रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कहोगे चलो उसको सर हटा देते हैं, तो इट विल लुक लाइक दिस। फिर बड़ा ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3, ये आपका C4। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना तो बाएं हाथ रखिए ले, ये दोनों आपस में सीरीज, ये दोनों आपस में सीरीज, फिर आपस में दोनों पैरेलल। ये दोनों अगर सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो इन दोनों का कैपेसिटेंस आपके पास आ जाएगा C1C2/C1 प्लस C2। ये दोनों सीरीज में तो इन दोनों कैपेसिटेंस आएगा 1/C1 प्लस 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C3 प्लस 1/C4। इससे इनका कैपेसिटेंस आ जाएगा हमारे पास C3C4/C3 प्लस C4। आपस में दोनों कैसे हैं? पैरेलल, तो जोड़ दो और हमारे पूरे के पूरे अरेंजमेंट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, मैंने जो लॉजिक बता दिया उससे काफी काम आपका चल जाएगा, याद नहीं करना। ठीक है, आगे चलो बच्चों। नेक्स्ट इज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सिर्फ थोड़ी देर पहले पढ़ा होता बेटा, जिस टाइम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हमने शुरुआत में पढ़ा था उस टाइम हमने सिर्फ और सिर्फ t इक्वल्स टू 0 और टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर क्या होगा था वही देखा था। बीच के समय में क्या होगा वो और देख लेते हैं। जैसे बेटा एक बार मैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में कुछ बातें याद करा रहा हूं। ये मान लीजिए बेटा आपके पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, ये बेटा कोई कैपेसिटर है जो इनिशियली अनचार्ज था। रजिस्टर का रेजिस्टेंस R, कैपेसिटर कैपेसिटेंस C, और हमने इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी का जो EMF है वो E है, t इज इक्वल्स टू 0 पर मैंने सर्किट को ऑन कर दिया। किसी भी टाइम t पर कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा बेटा उसकी जो वैल्यू आएगी बेटा इट विल बी EC 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस t अपॉन टाउ। बेटा टाउ को हम टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं और बेटा इसकी वैल्यू आपके पास RC आएगी। ठीक है, कुछ वैल्यूज और याद रख लेना बेटा। जैसे E जो है बेटा वो लगभग 2.7 के आसपास होता है और 1/E जो है बेटा वो 0.37 के आसपास होता है। कई बार कैलकुलेशन में काम आ सकता है। ठीक, ये बेटा किसी भी टाइम पर आपके कैपेसिटर पर चार्ज है। अगर मैं आपसे पूछूं सिस्टम में करंट कितना होगा तो बेटा करंट आएगा आपके पास dq/dt और करंट की वैल्यू बेटा आपके पास आएगी E/R इंटू e रेज टू पावर माइनस t अपॉन टाउ। बेटा टाउ को बेटा टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर आपको टाउ पसंद आए हो तो बेटा उसको वापस वही लिख दो, क्या RC। किसी भी टाइम पर आपका करंट ये होगा। करंट लगातार इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। आप करंट के लिए ऐसा बोल सकते हो कि अगर ये करंट और अगर ये टाइम है तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर करंट E/R होगा और उसके बाद करंट लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। टाइम की जस्ट आपको वैल्यू रखनी है और आप बड़े आराम से किसी भी टाइम पर करंट बता सकते हो। किसी भी टाइम पर कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा, अगर कोई मुझसे ये पूछ ले तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि t इज इक्वल्स टू 0 पर तो चार्ज 0 है और फिर बड़ा करंट लगातार चार्ज लगातार बढ़ रहा है। टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। बड़ा टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पुट कर देना तो चार्ज की वैल्यू आपके पास EC आ जाएगी। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। नेक्स्ट इज, आई रियली होप बेटा इस बात याद रखोगे। अच्छा सर और कुछ बात याद रखनी? और कुछ नहीं याद रखना। सर मान लो कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले किसी भी टाइम t पे, मतलब लोड थोड़ी लेना है। अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले किसी भी टाइम पर तो लिख देना कि IR होता है। अब I तो मुझे पता ही है और मैं बड़े आराम से बोल दूंगा कि इसकी वैल्यू जाएगी E रेज टू पावर माइनस t अपॉन टाउ। सर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ दिया किसी टाइम पे, फिर क्या करूंगा बेटा Q/C लिख देना। Q तो तेरे को पता ही है, इसकी वैल्यू जाएगी E इंटू E रेज टू पावर माइनस t अपॉन टाउ।
तो बाकी सब चीज़ें तो हो जाएंगी। मेन चीज़ तो ये है कि रेजिस्टेंस के करंट कितना जा रहा है और कैपेसिटर पर कितना चार्ज है, बाकी सब तो ठीक है, उसी के इर्द गिर्द की कहानियां हैं। ठीक है, आगे चलना बेटा। नेक्स्ट इज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सुनना, किसी टाइम बिल्कुल शुरुआत में आपके पास एक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था। उस कैपेसिटर की एक प्लेट पर चार्ज Q, एक प्लेट पर चार्ज -Q। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपके पास C है और मैंने इसकी दोनों प्लेट्स को ऐसे एक रेजिस्टेंस R के साथ ऐसे जोड़ दिया, T इज इक्वल्स टू 0 पर। अब लगातार कैपेसिटर पर चार्ज कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, करंट भी लगातार कम होगा, कम होगा, कम होगा। किसी टाइम T पर लेट्स से द सिचुएशन इज लाइक दिस, ये वाला चार्ज Q, ये वाला चार्ज -Q, कैपेसिटर कैपेसिटेंस C, ये आपके पास करंट I, ये बड़ा किसी भी टाइम T पर कहानी है। चार्ज किसी भी टाइम पर आपके पास आएगा कैपिटल Q e रेज टू पावर -T अपॉन टाउ, दैट इज Q e रेज टू पावर -T अपॉन RC। किसी भी टाइम पर कैपेसिटर पर चार्ज ये है, और ये चार्ज जैसा कि आप देख पा रहे हो कि लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। करंट जो है बेटा वो भी लगातार ऐसे ही डिक्रीज होगा और उसकी वैल्यू बेटा आपके पास आएगी Q अपॉन RC e रेज टू पावर -T अपॉन RC, या फिर बेटा Q अपॉन RC इंटू e रेज टू पावर -T अपॉन टाउ। चार्ज ऑन कैपेसिटर और करंट जो सर्किट में है वो लगातार दोनों एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पर कैपेसिटर पर ना तो चार्ज बचेगा ना ही सिस्टम में कोई करंट बचेगा। ठीक, सर जो कैपेसिटर के पास इनिशियल एनर्जी थी वो भी नहीं बचेगी क्या? नहीं बेटा, शुरुआत में कैपेसिटर के पास इनिशियल एनर्जी जैसा कि आप देख पा रहे हो कि Q²/2C है, लेकिन जैसे ही टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी होगा इस कैपेसिटर पर फाइनल चार्ज आपका 0 हो जाएगा। फाइनल चार्ज 0 तो फाइनल एनर्जी 0। सर ये एनर्जी कहाँ गई? बेटा कोई बैटरी तो है नहीं, पक्की बात है कि वही आपका हीट लॉस है। तो कोई मुझसे पूछे कि हीट लॉस वगैरह कितना होगा, बेटा रेजिस्टेंस में से करंट बहेगा तो लगातार हीट लॉस तो होगा ही होगा, और उस हीट लॉस की टोटल वैल्यू जो आएगी आपके पास वो Q²/2C ही आएगी। निकालना चाहे निकाल भी सकते हैं, मैंने बड़ा डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, कोई ऐसा बहुत बड़ा काम ये था भी नहीं। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। बेटा ऐसी छोटी सी ही बात है, सुनिएगा। मैं आपको हल्का फुल्का तो बता चुका हूं कि देखो भाई, ये मेरे पास प्लेट, ये मेरे पास प्लेट, इसका एरिया A, इसका एरिया A, दोनों के बीच में सेपरेशन D। अगर मैंने बीच में कोई और मीडियम डाल दिया, ऐसा मीडियम जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी εr है, बड़ा उसकी वैल्यू लेट से K है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो आपका जो कैपेसिटेंस पहले हुआ करता था A ε0/D, वो बड़ा कैपेसिटेंस चेंज होकर हो जाएगा A ε0 इंटू εr/D। बड़ा εr की जो वैल्यू है वो मुझे K दे रखी है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो या रिलेटिव परमिटिविटी बोल दो, एक ही बात है। और हमारा जो कैपेसिटेंस है बेटा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये K टाइम्स C0 हो जाएगा। बेटा क्या आ जाएगा? K टाइम्स C0 हो जाएगा। तो जैसे ही बीच का सारा रीजन अगर आपने इस तरह से डाइलेक्ट्रिक अगर इंसर्ट कर दी तो इस तरह से कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये मेन बात थी। अब इसमें ना दो बातें और हैं, आराम से सुनना। ये मान लो बड़ा कैपेसिटर की एक प्लेट, ये बड़ा कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, और बीच में क्या हुआ मेरे बच्चे कि ऐसे कोई डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, ऐसे कोई डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, ये डिस्टेंस है आपके पास D1, बड़ा ये डिस्टेंस मेरे पास है D2, बड़ा एरिया आपके पास है A। और फिर मुझसे पूछ ले कि बताओ इस पूरे अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस क्या है। ठीक है, कोई मुझसे पूछ ले कि बताओ इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस कितना है, ये बड़ा A पॉइंट, ये B पॉइंट, कर देंगे। आप ऐसे मान लो कि ये एक कैपेसिटर अलग है और ये कैपेसिटर अलग है। आप ऐसे मान लो कि ये एक कैपेसिटर अलग है और ये एक कैपेसिटर अलग है। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसमें डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, इसमें ऐसा मान लो कि प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है D1, इसमें मान लो कि प्लेट्स का सेपरेशन है D2। इसका कैपेसिटेंस C1 लिख सकता हूं मैं, बड़ा क्या? K1 A ε0/D1।
इसका कैपेसिटेंस मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं K2, बड़ा बीच में K2 है ना, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि सर सीरीज में है, तो मेरे पास फॉर्मूला है कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, C1 C2 रखें। तो इस तरह का अरेंजमेंट दे रखा हो तो उसका कैपेसिटेंस हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत ऐसी नहीं है। इसका एक काउंटर केस और है बेटा। मान लीजिए बेटा ये आपके पास प्लेट, ये बेटा आपके पास दूसरी प्लेट, और आपके पास ऐसा मामला है, मान लीजिए कि बेटा यहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक है, जिस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और ये जो एरिया कांटेक्ट में है K1 के साथ बेटा वो है A1। यहां पर एक इधर दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, जिस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, और इस K2 के साथ जो प्लेट का एरिया टच में बेटा लेट्स से दैट इज A2। दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है बेटा वो आपके पास लेट्स से है D। सर अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, देख बेटा यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल सेम क्योंकि मेटल की प्लेट है, यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल सेम क्योंकि मेटल की प्लेट है, यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां से तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर आपस में दोनों एक तरह से पैरेलल हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर मैं इसको ऐसे कर लेता हूं कि मैं दो अलग अलग कैपेसिटर मान लेता हूं, ऐसे। ये है मेरे पास K1, ये मेरे पास है K2, बस। इसका कैपेसिटेंस मैंने मान लिया है बेटा C2, और इसका कैपेसिटेंस मैंने मान लिया है C1। नेट कैपेसिटेंस बेटा ऑफ कोर्स आएगा C1 प्लस C2। बेटा बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस होगा K1 A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ऑफ कोर्स K2 A2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और ऐसे करके बेटा हम बड़े आराम से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, आई रियली होप बेटा समझ गए इस बात को। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। सुनना बच्चों, वैसे सिर्फ फॉर्मूला याद रखने से बात बन जाएगी, बट एक बार बात सुनना बेटा। मेरे पास ये एक स्फीयर, ये एक दूसरा स्फीयर, ये बेटा दोनों कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर्स हैं। इसका रेडियस लेट से बेटा R1 है, ये बेटा रेडियस R2 है। दीज आर टू मेटेलिक शेल्स कंसेंट्रिक, एक का रेडियस R1 एक का रेडियस R2। इस पूरे अरेंजमेंट को हम स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं। मान लो बेटा मैंने क्या किया कि इसमें से Q चार्ज निकालकर इसको दे दिया, तो इसके पास चार्ज आ गया प्लस Q, इसके पास चार्ज आ गया माइनस Q। लेट से बेटा दिस इज A, लेट से बेटा दिस इज B। पूरे रीजन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हम बेटा क्या बोलेंगे, हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। सर इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, बेटा कैपेसिटेंस होगा प्लस वाला चार्ज डिवाइड बाई दोनों मेटल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। अब अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल खुद के चार्ज के कारण तो आएगा KQ अपॉन खुद का रेडियस, बाहर वाले के कारण अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है K माइनस Q अपॉन उसका खुद का रेडियस। बाहर वाले पर इस चार्ज के कारण पोटेंशियल आएगा KQ अपॉन सेंटर से दूरी। बड़ा अगर ये पोटेंशियल की फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो याद करना, इलेक्ट्रॉन में याद करा भी रखा है। और खुद के कारण आएगा ऑफ कोर्स K माइनस Q इसका चार्ज है अपॉन R2। अगर मैं कहूं कि मुझे VA माइनस VB चाहिए तो ये वाला रहता तो खत्म, और मेरे पास आ गया है KQ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। दैट इज ऑफ कोर्स KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। सर कैपेसिटेंस कितना आएगा, Q डिवाइड बाई बड़ा KQ R2 माइनस R1, और ऊपर आ जाएगा R1 R2। बड़ा QQ कैंसिल, और मेरे पास आंसर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का बेटा कोई तुमसे अगर कैपेसिटेंस पूछे तो आप इस तरह से लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ठीक है, रिजल्ट भी अच्छा था, और ऑफ कोर्स डेरिवेशन बड़ा ऑब्वियस बात है कि अच्छी सी है। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सुनिए बेटा, आपके पास दो इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर्स हैं। ये बेटा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है।
दूसरा वाला भी इस तरह से इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है तो इसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होगा। भाई साइज इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट चार्ज रह सकता है, कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होगा। यहां पर हम कैपेसिटेंस ना डिफाइन करके कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ डिफाइन करते हैं, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ डिफाइन करते हैं और फॉर्मूले में हल्का सा चेंज कर लेते हैं। बेटा कैपेसिटेंस था आपका चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर हम देंगे लैम्डा अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो बेटा मैंने इसको चार्ज दिया है बेटा प्लस लेमडा, इसको मैंने चार्ज दिया बेटा कितना माइनस लेमडा। इसका रेडियस बेटा है R1, इसका रेडियस है बेटा आपके पास R2। आपके पास कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू जाएगी लैम्डा अपॉन यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद करा चुका हूं, ना याद हो तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा, सीधा लिख सकते हो 2k लैम्डा लॉग ऑफ R2 अपॉन R1। बेटा लैम्डा से लैम्डा कैंसिल और मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ R2 अपॉन R1। याद रखना बेटा इसकी यूनिट जो होगी वो फैरेड नहीं होगी बल्कि बेटा फैरेड पर मीटर होगी, क्योंकि ये आपका क्या कहते हैं बेटा, वो क्या कहते हैं यार, ये कैपेसिटेंस थोड़ी है, तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, याद रखना चाहिए, याद रख लो, ना याद रहे तो कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई ऐसा काम ऐसा है, ना भी याद रखो तब भी आपको बड़ा आराम से काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, जो भी कैपेसिटर पे सवाल आएगा बेटा वो इन्हीं फॉर्मूलों से आएगा। फिर भी कोई फॉर्मूला अगर मिस मान लो मेरे से हो गया, वैसे नहीं हुआ है, अगर मैंने कोई फॉर्मूला जानबूझ के मिस किया तो मान के चलना कि वो थोड़ा सा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट का है। ठीक है, तो चलिए कल इसकी प्रैक्टिस करते हैं।